very charmful morning to you all. As a behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस, myself अपर्णा सिंह and I'm back with chapter 7 of entrepreneurship. भाई मैं आपके उद्यमिता के चैप्टर 7 के साथ वापस आ चुकी हूँ. वीडियोस बहुत टाइम के बाद नहीं, बहुत टाइम नहीं, बट हाँ कुछ गैपिंग के बाद आ रही है वीडियोस आपकी. इसके लिए सबसे पहले सॉरी. एंड रीज़न था कि भाई कि मेरे एग्जाम जैसे ही खत्म हुई इंटरनल एग्जाम के खत्म होती एक्सटर्नल्स के डेट शीट निकल गए. तो एग्जाम्स के चलते मेरे वीडियोस आप तक नहीं पहुँच पा रहे थे, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी एग्जाम से. मेरा एग्जाम 18 तक चलेगा बेसिकली, बट अभी क्या है कि गैपिंग हो गई है, कुछ एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं, इसलिए मेरी वीडियोस आप तक पहुंच रही है आराम से. 18 के बाद तो भाई रोज़ वीडियोस जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. 18 से पहले भी जो एग्जामिनेशन में जो गैपिंग्स हैं, जो दिन मुझे बच के जो मिल रहे हैं, जैसे कि एग्जाम 10 को है तो फिर 11 को नहीं है, 12 को, तो 11 को टाइम मिल रहा है मेरे लिए. वैसे एक दिन गैपिंग के दिन ही मैं आपके लिए वीडियो शूट करके रोज़ पोस्ट करने की कोशिश भाई पूरी करूँगी. ओके, उसके लिए सॉरी, बहुत गैपिंग हुआ था, बट आपको टेंशन कोई बैकग्राउंड साउंड है इग्नोर कीजिएगा प्लीज़. आपको टेंशन नहीं लेना है गाइस, प्लीज़ एंड प्लीज़. आप एकदम सिक्योर हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए भाई कि मैम ने अगर बोला है तो 23 का 23 चैप्टर पोस्ट होगा. पिछले साल सारे चैप्टर्स मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी, बट सारे बच्चों के लिए मैंने जूम ऐप पे क्लासेस चलाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, मैंने सारे चैप्टर सबको पढ़ाए हुए थे. एक दिन में 2-3 चैप्टर मैं फास्ट, बिकॉज वीडियो बनाना लंबा जाता है, क्लास लेना आसान होता है कि नहीं है. तो भाई मैं अगर बोलती हूँ तो कंप्लीट कराती हूँ सिलेबस, आपको टेंशन नहीं लेना. बट इस साल सारे चैप्टर्स के वीडियोस पोस्ट होंगे आपके, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है. वीडियोस के साथ साथ आपके सारे MCQs भी आएंगे. बस कीप स्टेइंग एंड कीप सपोर्टिंग अस. ओके, अब देखते हुए चैप्टर्स क्या क्या हैं. अब देखिए भाई, आपका मैंने चैप्टर 7 का कुछ पार्ट्स पढ़ाया हुआ था पहले से ही. अब ये है आपका चैप्टर 7 का पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है. अब इस पार्ट में पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाने वाला है. ठीक है, अब फर्स्ट टॉपिक है बेटा आपका बिजनेस प्लानिंग मीनिंग, यानी व्यवसायिक नियोजन क्या होता है. अब एक बात है भाई, बहुत इजी वाला बात है कि मैम व्यवसायिक नियोजन क्या होता है, नियोजन क्या होता है, मैम प्लानिंग क्या होता है. भाई कि क्या करना है, सोचना क्या है, प्लानिंग आपका है. आप क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कौन करने वाला है, सब सोचना है. क्या आपका प्लानिंग है कि नहीं है. फ्यूचर के बारे में सोचना इस प्लानिंग है, मैंने पहले पढ़ाया था आपको. अब बिजनेस प्लानिंग क्या है, तो बिजनेसमैन सोचेगा कि बिजनेस में आगे क्या होने वाला है, कौन सा माल वो बनाने वाला है, माल कैसे बनने वाला है, माल का जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, वो कौन पहुंचाने वाला है, ए क्या काम करने वाला है, बी के काम करने वाला है, सी के काम करने वाला है. इन सब के बारे में पहले सोचना इस प्लानिंग हो गया. ठीक है, डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, छाप लेंगे, याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट निकालेंगे, जैसे भी आपको लगे आप इसको ऐसा दिमाग में फिट कर लीजिए. रीडिंग मैं करने वाले नहीं हो, टाइम पास मेरे वीडियोस में आपको नहीं मिलने वाली है. ओके, मेरे सारे वीडियोस टू द पॉइंट होते हैं, कोई बकवास नहीं, सब टॉपिक्स. एंड अब देखिए क्या बेटा, अगले एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, व्यवसायिक योजना के तत्व. ये मैंने पैराग्राफ्स में क्यों लिखे हैं. एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आपको आएगा तो आप पैराग्राफ में आंसर नहीं करेंगे इसका, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे. झारखंड बोर्ड के बच्चे पैराग्राफ में आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिल जाते हैं. बट बिहार बोर्ड में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं पॉइंट में आंसर करने पे. अब टॉपिक पढ़े क्या, एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, यानी व्यवसायिक नियोजन के तत्व क्या होते हैं, है कि नहीं है. अब बुक्स में दिए हैं पैराग्राफ. अब एक क्वेश्चन कि मैम हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट आपके इस पैराग्राफ में दिया हुआ है. मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगी नहीं, बट इस पूरे पैराग्राफ में क्या दिया भाई कि बिजनेस प्लान क्या होता है, छोटे बिजनेस के लिए है, वो बिजनेस के लिए जो नया अभी स्टार्ट हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पता तो है, होता नहीं होने, है कि नहीं है. अब बिजनेस प्लान और बिजनेस प्लानिंग में डिफरेंस है, ये याद रखना. व्यवसायिक योजना में और व्यवसायिक नियोजन में डिफरेंस है. यानी अगर सोचा तो प्लानिंग, लिख दिया तो प्लान. मैंने पढ़ाया था पहले ही आपको, क्या करने वाले सोचा इस प्लानिंग, लिख दिया. कल राकेश ये करने वाला है, क्या करने वाले सोचा, ये प्लानिंग हो गया. अब लिख दिया कल राकेश ये करने वाला, लिख दिया, प्लान बन गया, है कि नहीं है. तो वही बात है कि बिजनेस में प्लानिंग के तत्व क्या होते हैं, बिजनेस के प्लान के तत्व क्या होते हैं, सॉरी प्लानिंग नहीं, यानी व्यवसायिक योजना के तत्व क्या होते हैं. इस पूरे पैराग्राफ में आप चाहिए सबसे लास्ट से थर्ड लाइन, नीचे से थर्ड लाइन. ठीक है, अब क्या दिया भाई, नेचर, मार्केट साइज, कंपटीशन एंड ग्रोथ स्कोप. व्यवसाय का नेचर क्या है आपका, मार्केट कैसा है, कंपटीशन कितने हैं, कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, यानी प्रतियोगी कैसे हैं, प्रकृति कैसी है आपके व्यवसाय की, इन सब के बारे में सोचना. यही सब तत्व आपके हैं. यही सब तत्व मतलब क्या, यही सब वो तत्व हैं जो कि बिजनेस प्लान पे प्रभाव डालते हैं अपना, है कि नहीं. अगर पूछा है कि बिजनेस तत्व के बारे में, बिजनेस नियोजन के तत्व के बारे में लिखें, तो पैराग्राफ को नहीं लिखेंगे बेटा, इसी 4 पॉइंट्स को 1, 2, 3, 4 नंबरिंग दे देंगे. पहले कह देंगे भैया हम पहला अपना कि बिजनेस नेचर,
व्यवसायी प्रकृति, दूसरा मार्केट साइज, बाजार की आकृति या बाजार का जो आपका आकार है, अगला कंपटीशन यानी प्रतियोगी, ग्रोथ स्कोप यानी विकास स्तर। ये 4 आपके क्या एलिमेंट्स हैं, छाप लीजिए कॉपी पे भी, ठीक है। अगला क्या बेटा बोल रहा है टॉपिक आपका, रीजन्स फॉर फेलियर ऑफ अ प्रोजेक्ट प्लान, यानी परियोजना या योजना के विफलता के कारण, ठीक है। अब आपका कोई प्लानिंग कब फेल होता है, कब काम नहीं करता है, कब फ्लॉप हो जाता है, ये पढ़ना आपको है। फर्स्ट बोला बेटा आपका यहाँ पे कि जो फर्स्ट पॉइंट है रीडिंग मार लेंगे, वो क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो बिजनेस का उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य को अच्छे से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक पहुँचा नहीं पाते हैं कि करना क्या है। आपने सोच लिया कि ये काम होना चाहिए, आपने बहुत ढंग से सोचा, आपने बहुत सही सोचा, बट आप उस सोच को आगे फॉलो नहीं करा पाए, आगे लागू नहीं करा पाए, आगे बता नहीं पाए, आगे समझा नहीं पाए। मुझे पता है कि टॉपिक क्या है, ये मेरी नॉलेज होगी, लेकिन अगर मैं आपको डील ना कर पाऊँ, मैं आपको पढ़ा ना पाऊँ, तो क्या टीचर का कोई फ़ायदा है कि नहीं? तो वही बात है कि अगर प्लानिंग आपने तो सही कर ली, मेन बात है कि आपने जो प्लानिंग करी उसको नीचे लेवल पे, लो लेवल पे, निम्न स्तर पे जाके बताना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है, समझाना पड़ता है आपको, ठीक है। अगला बोला बेटा आपका यहाँ पे कि प्लानिंग आप कर तो लेते हो, बट उस जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे पूछते नहीं हैं। आपने प्लानिंग कर ली कि ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट कि उस फील्ड के एक्सपर्ट से पूछेंगे, यानी क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं, आप उनसे बिना सलाह लिए कोई नियोजन कर लेते हैं तो फ्लॉप ही होगी, है कि एक्सपर्ट से पूछना पड़ता है, विशेषज्ञ से पूछना पड़ता है क्या है क्या नहीं है, सही है कि नहीं, कर ले। अगला बेटा आपका है कि नो एफर्ट्स वेयर मेड टू प्रॉपरली ऑर्गेनाइज द प्लानिंग प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर्स, यानी भाई नियोजन ना तो बना लिए, नियोजना प्रक्रिया और प्रक्रियाओं को उचित रूप से व्यवस्थित करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते हैं। आपने प्लानिंग बना ली, आप सोचते हो कि बेस्ट हो गया। ये एग्जाम्पल लेते हैं भाई कि आपने प्लानिंग कर ली कि मुझे हर दिन 6 घंटे पढ़ने हैं, ध्यान देना, आपने प्लानिंग कर लिया, अब आप एज ए टॉप कर जाओगे, आपने सब प्लानिंग करी है कि नहीं, आपने उस प्लान को फॉलो करने के प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं दिया कि क्या 6 घंटे कब निकालेंगे, आप कब पढ़ पाएंगे। अब आप आ रहे हैं जा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा 6 घंटे, आपको पहले निकालना होगा कि टाइमिंग कब पढ़े, हम सुबह पढ़ेंगे 2 घंटे, फिर कोचिंग जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, फिर घर आएंगे, खाएंगे, 1 घंटे टीवी देख लेंगे, 1 घंटे फ़ोन इंस्टा चला लेंगे, जो भी है, शाम को बैठेंगे, फिर 3 घंटे पढ़ लेंगे, 4 घंटे या 5 घंटे ऐसे हमारे हो गए, फिर रात के घंटे बैठ के पढ़ लेंगे, 6 घंटे हमारे हो गए। तो प्रोसेस तो सोचा आपने, सोचने के बाद फॉलो कैसे करना है, प्रक्रियाओं के बारे में सोचते नहीं है बहुत लोग। अगले क्या बोले बेटा आपको यहाँ पे कि प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क नॉट अंडरटेकन एज पर द प्लानिंग, यानी जो आप सोचते हो वो करते नहीं हो, हमेशा का है सोचा कुछ और कर कुछ और रहे हो, तो भाई प्लानिंग तो फ्लॉप ही होगी आपकी, है कि नहीं है। अब सोच के चलो घर से लेके आना है, आपके लिए मम्मी ने बोला टमाटर लाने के लिए, आपने क्या तो आलू, तो क्या सब्जी घर पे बन पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, फ्लॉप ही हुआ काम आपका। अगला आपका है प्लानिंग वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ इनसफिशिएंट एंड रॉन्ग स्टैटिकल डाटा। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास डाटा सही नहीं होता, डाटा इनएफिशिएंट होता है, यानी भाई पढ़ते हिंदी क्या है कि अपर्याप्त एवं गलत सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर नियोजन किया गया है। आपको गलत चीज़ ही बोला गया है, आपको बोला गया कि बिहार में साड़ी पहनने वाली महिलाओं की संख्या 12 लाख है, मान लो एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता खुद, ये एग्जाम्पल मैं ऐसे खुद तुक्का मार के दे रही हूँ, एग्जाम्पल है, कोई फैक्ट नहीं है, मैंने बता दिया, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऐसे समझिए उसको, ठीक है। मैंने एक क्या मैंने सुना भाई कि भाई बिहार में 12 लाख महिलाएं साड़ी पहनती है, तो हमने भाई ऑर्डर कर दिया, चलो भाई बनाओ साड़ी, कम से कम 10 लाख बनाओ, है कि नहीं है। अब रियल बात क्या है कि भाई साड़ी पहनने वाली महिलाएं रोज़ साड़ी नहीं पहनती हैं, ओकेजन में पहनती हैं या कभी ऐसे पहनती हैं। बेसिकली डेली यूज़ जो भी आपकी वुमेंस होती हैं या वुमेंस होती हैं जो साड़ी यूज़ करती हैं, उनकी संख्या बस 3 लाख है, 4 ही लाख है कि नहीं है। आंकड़ा तो फ्लॉप हो गया ना, आपने माल तो बना दी 10 लाख, खरीदने वाले कितने लोग हैं, 3 लाख है, तो फ्लॉप ही होगा प्लान आपका। तो आंकड़ा सही नहीं मिलेगा तो प्लानिंग पूरा क्या हो गया, बर्बाद हो जाएगा आपका। अगला बेटा बोला आपका फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, मेन फीचर्स, मैंने पहले ही पढ़ाया आपको एंटरप्रेन्योरशिप में, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, ध्यान से पढ़ाया है मैंने, चैप्टर 4 या 5 या 6 अप्रॉक्स ऐसे कुछ होगा, ध्यान से जाएंगे पढ़ लेंगे उसको बेटा। अब पढ़ना इसकी फीचर्स क्या क्या हैं, यानी भाई अब ध्यान दो, आपको पता है कि व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी, माल ऐसे बनेगा, माल बनाने में इतना पैसा लगेगा, इतने में माल बेचेंगे, ये मशीन से है, मशीन लाने में इतना पैसा लगेगा, मशीन ये लेके आएगा, इन सब के बारे में छाप देना कॉपी पे, फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, है कि नहीं है। अब देखिए भाई इसका फीचर क्या है, विशेषता क्या है, व्यवहार्यता अध्ययन का। अब देखते क्या बेटा, फर्स्ट है आइडिया ऑफ पीरियोडिक रिक्वायरमेंट, यानी भाई इसकी नीड क्या होती है, यानी पीरियोडिक रिक्वायरमेंट यानी हिंदी क्या आपका, यानी आवधिक आवश्यकताओं के विचार, यानी सिंपल सी बात है कि आपको कब कब क्या नीड पड़ती है, उसके बारे में जानने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करना पड़ेगा। अब ध्यान तो खुद सोचो आप कि आपको हर महीने क्या चाहिए,
है कि नहीं? वो कैसे पता करेंगे आप कि इस महीने क्या क्या आपने यूज़ किया, कितना बचा है, कितना घट गया, क्या और चाहिए, है कि नहीं है? यानी सब कुछ आप तैयार करोगे लिख ला के, तब पता चले भाई नहीं हमारे घर में 2 कोलगेट बचे हुए हैं, अभी साबुन है नहाने वाला, कपड़े धोने साबुन खत्म हो चुका है कि नहीं है? तो इसको बोलते क्या बेटा, व्यवहार्यता अध्ययन। हर एक चीज़ के बारे में अध्ययन कर लो ताकि पता चल सके कि आगे क्या ज़रूरत होने वाली है, क्या आपके पास बचा है और किसकी आवश्यकता। आपके पास मशीन है, हमारे पास कच्चा माल कम हो गया, कच्चा माल मंगाना है नहीं, कच्चा माल है, मशीन की कमी हो गई है, मशीन मंगाएंगे, है कि नहीं? सबके बारे में अध्ययन करके आप अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगले क्या बोला आपका पे, निष्पाद में सहायता करें, यानी एग्जीक्यूशन करने में, जो भी आप सोचा आपने उसको फॉलो करने में, निष्पादन करने में। अगला बेटा पोर्ट्रेज पोजीशन, स्थिति को दर्शाता है कि आप किस स्थिति पे हैं, है कि नहीं? आपने लिख तो दिया भाई कि हमारे घर पे 2 पेस्ट बचे हुए हैं, 2 साबुन बचे हुए हैं, कपड़ा फिचना साबुन घट गया है कि नहीं है? चीनी नहीं है, नमक नहीं है। आपको दर्शाता है कि आप किस हालत में हैं, यानी आपके पास कितना है और कितना नहीं है। सिंपल सी बात है। अगले के बोले बेटा आपका लास्ट यहाँ पे बोल रहा है कि भाई योजना, लास्ट है, योजना बनाने में सहायता, प्लानिंग करने में हेल्प करता है आपका। ये ध्यान दो, ये फिजिबिलिटी स्टडी का फीचर नहीं है, इन नीड है, ये क्या आवश्यकता है कि क्यों बनाते हैं व्यवहार्यता अध्ययन, ठीक है कि नहीं है? अगला बेटा बोला कि योजना बनाने में सहायता, भी योजना बनाने में काम करता है आपका। अगला आपका है कि गाइडलाइन है, एक सिंपल सी बात है, ठीक है ना? इजी टॉपिक्स आपके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहे भाई, जो मैंने पहले बोला था कि भाई वो आपका नीड था, अब ये आपका फीचर्स यानी विशेषताएं क्या क्या देखते ध्यान से भाई आपका, कि फीचर्स ऑफ फिजिबिलिटी प्लान, यानी व्यवहार्यता योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, आप बोल सकते हैं। फर्स्ट रिपोर्ट आपका यहाँ पे प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव समरी, यानी ध्यान दो कि कार्यकारी सारांश प्रदान करता है, एक समरी देता है पूरे बिजनेस का कि क्या बिजनेस है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, कैसे कैसे क्या है, हर एक चीज़ के बारे में समरी देता है कौन, आपका फिजिबिलिटी प्लान, ठीक है। अगले क्या बोल रहे हो यहाँ पे, डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, भाई आपके जो भी बिजनेस है, जो व्यवसाय है, उसका उद्देश्य कौन बताता है आपका, भाई यही बताता है आपका। अगला है कि मेंशन द रिलेटेड फैक्टर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, भाई ध्यान दो कि उत्पाद सेवा से संबंधित कारकों या विशेषताओं का उल्लेख भी करता है। उत्पाद भी है, उत्पाद से संबंधित क्या क्या चीज़ें जाती हैं कि क्या कच्चा माल लग रहा है, कितना कच्चा माल लग रहा है, कितने मशीन्स लग रहे हैं, कितने लेबर्स लग रहे हैं, कितने परिश्रम, कितने श्रम की आवश्यकता लग रही है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको उल्लेख करता है समरी में, ठीक है। अगला बोला आपका बैठा है कि बाजार सर्वेक्षण और विश्लेषण करता है, यानी सिंपल सी बात है आपका भाई कि मार्केट एनालिसिस करता है। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा कि आपका टॉपिक बोला बेटा आपका टॉपिक 5 एंड टॉपिक 6 की develops the parameters of marketing strategies and depicts the parameters of marketing strategy, यानी ध्यान दो फर्स्ट क्या बोल रहा है, डेवलप्ड यानी विकसित करता है, और सेकंड क्या बोल रहा है, डिपिक्ट मतलब दर्शाता है कि आप ध्यान दो कि इससे पहली बात कि आपका जो बाजार का स्थिति चल रहा है उससे विकास भी लाता है, साथ साथ कि अभी आपका स्थिति क्या है वो स्थिति बताता भी है कि भाई आपका स्थिति ये है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, पहुँचाएगा अभी और बताएगा कि आपकी क्या हालत अभी चल रही है मार्केट में, क्या आपका स्थिति है। अगला आपका बताया कि इनेबल्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी एचआरए में आपने पढ़ा होगा भाई कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको स्टाफ से कैसे डील करनी है, कैसे कर्मचारियों से बात करनी है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी, ये भी आता है इसमें। यानी हिंदी क्या है, मानव संसाधन प्रबंधों को सक्षम बनाता है, जो भी आपके एचआरएम से भी जो रिलेटेड आपके काम हैं, जो भी प्रोसेस हैं, उनको एफिशिएंट बनाता है, उनको ढंग से काम कराता है। ये रट लेना टॉपिक्स आपको, ठीक है। अब आ रहे नेक्स्ट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंस क्या है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के, यानी व्यवहार्यता रिपोर्ट जब तैयार करते हैं, आप देखो ध्यान दो तैयार क्या करते हो कि आपका माल क्या है, माल कितने में बेचने वाले हो, कितना लगा माल को बनाने में, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सबके बारे में रिपोर्ट तैयार करना है। क्या बेटा है व्यवहार्यता रिपोर्ट, आपका मैंने पहले बताया था कि भाई व्यवहार्यता रिपोर्ट में A to Z बातें कि माल कौन बना रहा है, कैसे बन रहा है, कितना माल खरीदेंगे, कितना बेच रहे हैं, हर चीज़, लेकिन हर चीज़ जुड़ा किससे रहेगा, आपका माल से, प्रोडक्ट से। मैंने पहले पढ़ाया था फिजिबिलिटी स्टडी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिफरेंस, आप जाके वीडियोज़ को देख लेंगे, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि दोनों होता है क्या, ठीक है। अब देखते हैं भाई पहला क्या है, बिजनेस आइडिया, यानी भाई आपका व्यवसाय का बिजनेस आइडिया जो है, बिजनेस आइडिया को हिंदी में बिजनेस आइडिया ही बोलते हैं, वो आइडिया क्या होने वाला है बिजनेस का, आप कैसे माल बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं, कैसे बेचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, आप समाज के लिए क्या सेवा देने वाले हैं, सबके बारे में आपको आइडिया देता है, बिजनेस आइडिया मिलता है आपको भी लिखने से। अगला आपका है कॉस्ट एंड प्राइस, यानी माल को बनाने में कितना पैसा लगा और कितने में बेचेंगे, मैंने पहले बताया था आपको। अगला बेटा आपका यहाँ पे लागत मूल्य बोलते हैं उसको। अगला है कंपटीटिव एडवांटेज, बस बात अगर आप जो भी सब कुछ लेके तैयार करते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट ढंग से बनाया आपने है, तो आप प्रतियोगिता को हरा सकते हैं, आप प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगला बोला आपको यहाँ पे बेटा कि
प्रमोशन पॉलिसी, यानी आपके इस हर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में वो पॉलिसीज़ भी होती हैं, प्रमोशन पॉलिसीज़ भी इंक्लूड होती हैं। यानी आपका है कि कंपनी प्रतिस्पर्धा के स्तर का अनुमान लगाने के बाद अपनी प्रचार विज्ञापन को लॉन्च योजना निर्धारित करती है। अब ध्यान दो, प्रमोशन क्या होता है बेटा, प्रमोशन कैसे करते हैं? एक ही चीज़ है प्रमोशन करने के लिए, प्रचार करना, है कि नहीं है? यानी पहला क्या है कि बिजनेस आइडिया देखना कि क्या बिजनेस में होने वाला है, कैसे होने वाला है। अगला क्या, माल को बनाने में कितना पैसा लग रहा है कि नहीं? अगला क्या है कि कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं आपके, प्रतियोगी क्या कर रहे हैं आपके। और लास्ट में क्या आपका बोल रहा है आपका बेटा कि अब सब कुछ करने के बाद आप देखते हो कि अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे करोगे, प्रचार कैसे कराओगे, टीवी में, माइक में, पोस्टर्स लगवा के कैसे करने वाले, ठीक है। ये आपका हो गया अगला इंपॉर्टेंस। अब एक टॉपिक आ रहा है, व्हाट इज ऑपरेशनल प्लान, मीनिंग एंड नीड। परिचालन योजना क्या होता है, अर्थ एवं आवश्यकता। अब ध्यान दो, ऑपरेशनल प्लान यानी परिचालन योजना क्या होता है बेटा, कि यही सेम योजना ही है बट कुछ अलग क्या है कि इस योजना में क्या होता है कि भाई जो भी एंटरप्रेन्योर अपने टर्न ओवर को बढ़ाने के लिए, जितना पैसा कमा रहा है एक साल में, उसको बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो भी स्ट्रेटजी, जो भी प्रोसेस को यूज़ करता है, उस प्रोसेस के बारे में, उस स्ट्रेटजी के बारे में लिखा रहता है किस पे, ऑपरेशनल प्लान पे, ठीक है। यानी आपने जब विकास करा, आपका प्रॉफिट बढ़ा, तो कैसे बढ़ा, आपने किन प्रोसेस के हेल्प से प्रॉफिट को बढ़ाया, आपने किन किन क्या बोलते हैं कारकों के हेल्प से, आपने किन किन प्रोसीड्यूर्स के हेल्प से, आपने क्या क्या ऐसा करा, आपने क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाई, क्या क्या रणनीति तैयार की कि आपका टर्नओवर बढ़ा। उन सब के बारे में ही एक चीज़ पे लिख देते हो, कागज़ पे डॉक्यूमेंट बना देते हैं आप, वो क्या आपका हो गया, ऑपरेशनल प्लान हो गया। खुद रीडिंग मार लेंगे, क्या दिया बेटा आपका यहाँ पे, क्या ऑपरेशनल प्लान इज अ डिटेल प्लान डिटेलिंग द स्टेप्स, procedures and strategy employed by an entrepreneur to enhance their turnover and production enterprises। वही बात है भाई, यहाँ हिंदी क्या कि एक ऑपरेशनल योजना एक विस्तृत योजना है जिसमें एक उद्यमी द्वारा अपने टर्नओवर और उत्पादन उद्यम को बढ़ाने के लिए अपनाए गए कदमों, प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में वीडियो दिया जाता है। मैंने तो पढ़ाया सब कुछ वही बेटा सेम है, ठीक है। अगला नीड क्या है भाई इसकी, पहला कि आप अपने माल को किस प्रोसेस से बनाएंगे, आपके प्रोडक्शन का टेक्निक क्या है वो पता करने के लिए, है कि नहीं है। आपको माल बढ़ाना है ना, तो अब ध्यान दो, आपको प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे पहले कहाँ ध्यान जाएंगे, माल पे। अगर माल बिक गया तो प्रॉफिट मिलेगी, और उससे इंपॉर्टेंट अगर माल सस्ते में बन गया आपका तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर आप माल मान लो 6 में बना रहे हैं, ठीक है, 7 में बेच रहे हैं, अब आपने कुछ ऐसे प्रोसेस यूज़ करा जिससे कि माल जो आपका था वो 5 में बन गया, तो प्रॉफिट 2 की हो गई ना। आप 6 में बना के माल बेचते थे, 1 कमाते थे प्रॉफिट, आप 5 बना के 7 में बेचेंगे तो कितना कमाएंगे, 2 रुपये कमाएंगे। यानी आप प्रोसेस क्या यूज़ करेंगे माल बनाने का कि सस्ता भी हो और बेटर भी हो। अगला है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लागत प्रभावशीलता, जो भी आप माल बनाने पैसा लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे कॉस्ट मतलब ये नहीं कि भाई, अब ध्यान दो, 1-2 क्वेश्चन है कि मैम फर्स्ट टॉपिक तो बोली थी भाई कि माल को बनाने का प्रोसेस सस्ता होना चाहिए, दूसरा कॉस्ट क्या बोल रहा है, तो कॉस्ट में सिर्फ माल को बनाने की प्रक्रिया नहीं आती हैं, माल को बनाने के बाद प्रचार कराते हैं आप, है कि नहीं। आप ट्रांसपोर्ट, आप गाड़ी घोड़ा से ले जाएंगे उसको, है कि नहीं, तो वो टैक्स लगेगा, टोल टैक्स देंगे, आप फेयर टैक्स देंगे, आप प्रचार कराएंगे, उन सबको ऐड करके आप बताते हो कि माल को बनाने में कितना पैसा लगा। तो आप बनाने के साथ साथ ये भी सोचोगे ना भाई कि प्रचार सस्ते में हो जाए, जो भी आपका गाड़ी का पैसा है वो भी कम में हो जाए, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो उस कॉस्ट को भी कम करने के लिए आप कुछ ना कुछ अपना टेक्निक लगाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। आपको प्रॉफिट सब कुछ ज़्यादा कमाना है। आपको पूरे प्रोसेस में क्या है कि क्या क्या करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हमको मिलेगा। पहला माल सस्ता बनाएंगे, दूसरा माल में जो भी प्रोसेस जो आपका लग रहा है ट्रांसपोर्ट में यानी यातायात का जो पैसा लग रहा है, प्रचार में जो पैसा लग रहा है सबको कम करेंगे। अगला बोला आपको यहाँ पे कि इफिशियंसी यानी भाई क्षमता को बढ़ाएंगे आप। और इफिशियंसी मैंने पढ़ाया था चैप्टर 12 BST चैप्टर 1 क्लास 12 BST चैप्टर 1 इफेक्टिवनेस और इफिशिएंट क्या होता है मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। यानी भाई क्या होता है इफिशिएंट मतलब क्या होता है कि काम बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बेस्ट क्वालिटी का। टाइम भले ही बहुत लग जाए, पैसा कम लगना चाहिए, है कि नहीं। इफेक्टिव क्या बोलता है भाई, इफेक्टिव क्या बोलता है। अब ये आपको टॉपिक्स मैंने भाई 12th में पढ़ाया है। इफिशिएंट मतलब क्या होता है, मैंने 12th में पढ़ाया था BST चैप्टर 1 कि वो काम जो बेस्ट क्वालिटी का हो रहा है और पैसा कम लग रहा है, भले समय ज़्यादा मतलब नहीं हमको नहीं है कि नहीं। यानी वो काम जो बेस्ट क्वालिटी का हो रहा है और पैसा कम लग रहा है उसको बोलते हैं इफिशिएंट काम। जितना पैसा कम लगाएंगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा आपको मिलेगी। सिंपल सी बात है, आपको पता है पहले से। यानी काम कैसा होता है आपका यानी इफिशिएंट होता है क्षमता
उसको बोलते हैं प्रभावशीलता बोलते हैं उसको। अगला बेटा बोल रहा है आपको यहाँ पे मैनेजरियल एबिलिटी, प्रबंधकीय योग्यता। अब मैनेजमेंट करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, मैनेजरियल एबिलिटी को अच्छा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, सुधार लाएंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। अगला आपका है भाई सैनर्जी। अब इसका व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैनर्जी, यानी इसका मतलब होता है कि भाई सब कुछ मिला के चलना है कि नहीं, सबको साथ लेकर चलना। हिंदी दिया है आपका, तालमेल दिया ही हिंदी है कि तालमेल मिला के बैठ के चलना कि भाई सबको साथ लेकर चलिए, नहीं कि आप कुछ और कर रहे हैं, ये कुछ और कर रहे हैं। माल बनाने वाला बोल रहा है 3 लाख बनाएंगे, बेचने वाला बोल रहा है कि भाई हम तो 2 लाख के लिए तैयारी किए हैं बेचने के लिए, है कि नहीं। मिल के चलना है सबको, तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगी। ठीक है, ये था आपका चैप्टर 7 का कंप्लीट फुल टॉपिक। अब इस पूरे चैप्टर 7 का मैंने हर एक टॉपिक पढ़ा दिया, हर एक टॉपिक्स के पीडीएफ्स मिल गए आपको, स्क्रीनशॉट निकाल के नोट्स पे छाप लेंगे, याद कर लेंगे। तो मिलते हैं चैप्टर 8 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।